को क्या क्या पढ़ना होता है, मतलब इस अध्याय के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि पीछे जब अंग्रेज आए भारत में तो अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी व्यापारिक कोठियां जगह जगह खोली, फ्रांसीसियों से उनका संघर्ष पड़ा था। कल हमने तीनों कर्नाटक युद्धों की भी चर्चा की थी कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, है ना, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाले युद्ध। ये लगभग भारत के उस समय की बात है जब औपनिवेशिक काल की शुरुआत हो रही है ना। तो हम तब समझते हैं कि कैसे हैदराबाद जो राज्य है या बंगाल जो राज्य है, ये राज्य कैसे कैसे डेवलप हुए, उन राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे बंगाल में तुम सबने सुना होगा कि नवाबशाही थी, बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां वगैरह। ये मतलब मेनली वो लोग थे जिन्होंने बंगाल का उदय किया था। हैदराबाद, सभी ने सुना होगा कि हैदराबाद में निजाम शाही रही, निजाम का शासन रहा। उसको दक्कन का प्रदेश कहते थे, समझ रहे हो बात को, जिसमें हैदराबाद आता था, पूरा दक्षिण आता था तो दक्कन उसको कहा जाता था। आज भी दक्कन का पठार वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है, जो पूरा दक्षिण वाला हिस्सा। सामान्यतः इस हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि हैदराबाद का क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र आता था। तो मुगलों के शासन का लगभग पूर्ववर्ती मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु से पहले तक जितने भी मुगल राजा थे, जिनको भी हमने पढ़ा था, जिस सीक्वेंस में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह, जो भी सीक्वेंस उनका रहा है ना। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, जैसा हमने पहले पढ़ा भी था, ठीक है। फिर 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमने पढ़ा था कि भाई कुछ उत्तरवर्ती काल में मुगल शासक हुए, है ना, जिनको हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। ये समझ लेना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्तियां जो हैं वो लगभग आधी हो गई थी, या आधी से भी कम हो गई थी, ये कह लेना ठीक होगा। औरंगजेब एक कट्टर शासक था और अपने शासन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। औरंगजेब चाहता था कि वो अपने शासन को संगठित रखे, बना करके रखे, साम्राज्य को बिल्कुल भी टूटने ना दे। इसलिए औरंगजेब ने शासन को मजबूती से खड़ा करके रखा। आगे हम क्या देखते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, यूरोपियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है जहांगीर के काल से ही, तो औरंगजेब का समय आते आते अंग्रेजों ने ठीक ठाक हिस्से पर अपना प्रभुत्व बना लिया था। वहीं औरंगजेब के समय कुछ छोटे क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ, ऐसे राज्य जिन राज्यों को नए राज्य के रूप में जिनकी नींव डाली। जैसे औरंगजेब के समय जाटों का एक विद्रोह हुआ था और उसी समय भरतपुर राज्य की नींव पड़ी थी, एक स्वतंत्र राज्य था। औरंगजेब के समय में मराठाओं का चरमोत्कर्ष भी रहा, मराठा शक्ति का भी उदय का दौर था। तो ये समय लगभग हम देख रहे हैं कि सभी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के उदय का दौर रहा। इसी दौर में हम नए राज्य कैसे कैसे बने, यानी जब मैं कह सकता हूं यहां पर कि मुगलों का साम्राज्य विघटन होने को था 1707 के बाद, जब मुगल विघटित होने को थे, यानी इनका साम्राज्य लगभग समाप्त होने की स्थिति में था, तो तब क्या क्या हुआ, है ना। तब कुछ नए राज्य बने, कुछ ऐसे राज्य बने जिन राज्यों में हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भारत की शासन व्यवस्था इन्हीं राज्यों से आगे संचालित होती है ना। तो ये जो नए राज्य बने, इन नए राज्यों को मुगलों के विघटन के बाद बनने वाले जो नए राज्य हैं, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग। एक भाग मैं कहूंगा कि एक भाग में वो राज्य आएंगे जहां उत्तराधिकारी राज्य है। जो कैसे राज्य हैं? उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब जैसे इस समय पे दक्कन का प्रदेश था, या जैसे इस समय पे हैदराबाद का क्षेत्र था, तो ये मुगलों के अंदर एक सूबा हुआ करता था। सूबा का मतलब है कि एक बड़ा एरिया, जिसको मुगल सूबा कहते थे। और सूबा में जनरली एक सूबेदार की नियुक्ति करके रखते थे, जो उस सूबे का प्रशासन चलाता था। मुगल अपने को दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से भारत का प्रशासन चलाते थे, यानी वो केंद्रीय प्रशासन जो है, वो सेंट्रल बॉडी जो है वो खुद संभालते थे। और जो उनके प्रांत या सूबे में उस समय पे कहूं तो उन सूबों में सूबेदार की नियुक्तियां किया करते थे। ये सूबेदार स्थानीय आधार पर प्रशासन चलाते थे और जो भी टैक्स इकट्ठा उस क्षेत्र से होता था उसे उस समय के मुगल राजा को पे करते थे। उसमें इनका बहुत ज्यादा कुछ योगदान नहीं होता था।
ऐसे ही राज्यों को हमने उत्तराधिकार राज्य कहा, और इन उत्तराधिकार राज्यों में मतलब जो मुगल शासन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, तो उन राज्यों में एक राज्य था जिस राज्य को हम कह रहे हैं हैदराबाद। क्या बोल रहे हैं? हैदराबाद। एक राज्य था जिसको हमने नाम दिया अवध। कौन सा राज्य है? अवध। और एक राज्य है जिसका नाम है बंगाल। कौन सा राज्य? बंगाल। ये तीन राज्य, तीन सूबे मुगलों के समय पे ऐसे थे जहां मुगलों ने सूबेदार की नियुक्ति की हुई थी। ये आते तो मुगल क्षेत्राधिकार में थे, यहां मुगलों ने सूबेदार की भी नियुक्ति की हुई थी, बस मुगल यहां से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। दूसरे प्रकार के राज्य आते हैं हमारे पास इस समय पे, जिन्हें हम स्वतंत्र राज्य कहते हैं। क्या बोल देते हैं? स्वतंत्र राज्य। अब मैं यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की परिभाषा में अगर तुमको बताऊं, तो जब भी हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र राज्यों की, तो कौन कौन से इस समय पे स्वतंत्र राज्य उभर करके आए, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि एक तो राज्य था अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं मैसूर राज्य। कौन सा राज्य? मैसूर। मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, कर्नाटक के नाम से जिसको बाद में जाना गया। ठीक है। एक राज्य था जैसे केरल राज्य हो गया, मैसूर हो गया, केरल हो गया, और एक राज्य मैं कह सकता हूं राजपूताना हो गया। कौन सा हो गया? राजपूताना। तो ये कैसे राज्य हो जाएंगे? सभी ये सभी स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है। एक तीसरे प्रकार के राज्य और थे। एक तो राज्य कौन से हो गए? जो उत्तराधिकारी राज्य हैं। एक राज्य कौन से हो गए? स्वतंत्र राज्य हैं। और एक तीसरे प्रकार के राज्य थे जिन राज्यों को हम नए राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के नए राज्य थे। वो नए राज्य कौन कौन से इस समय पे बने, जैसे हम देखेंगे। एक तो नया राज्य इस समय पे जो अस्तित्व में आया वो था मराठा। कौन सा राज्य था? मराठा। एक राज्य था पंजाब। पंजाब भी इस समय पे नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और एक राज्य था जाट। कौन सा था? जाट। समझ गए? ये कुछ नए राज्य इस समय पे बने। मैंने कहा कि जब मुगलों का विघटन होने को था, तो ये जो तीन राज्य मैंने शुरुआत में ही बताए, यहां पर ये जो तीन राज्य हैं जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, इन पर कहीं ना कहीं मुगलों का अधिकार है। समझ रहे हो? बस यहां मुगलों का सूबेदार है, वो टैक्स तो मुगलों को पे करता ही है। दूसरे ऐसे राज्य हैं जो स्वतंत्र राज्य हैं, जहां से मुगलों का कोई भी लेना देना नहीं है। नए राज्य बने हैं, स्वतंत्र राज्य बने हैं। उन राज्यों में आता था मैसूर, केरल और राजपूताना। कुछ नए राज्य थे। नए राज्य बोले तो जैसे मराठा हो गया, पंजाब राज्य हो गया, या जाटों का क्षेत्र हो गया, ये नए राज्य थे। इनसे भी मुगलों का कुछ विशेष लेना देना नहीं था। अब इन सभी में जब हम नए राज्यों का उदय पढ़ते हैं, तो इन नए राज्यों के उदय में हम सबसे पहली बात जिसकी करते हैं, वो सबसे पहला राज्य था दक्कन। कौन सा था? दक्कन। सबसे पहले इन नए राज्यों में जिसका उदय हुआ वो राज्य कौन सा था? दक्कन था। दक्कन यानी हैदराबाद के क्षेत्र। हैदराबाद में क्यों इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, तो ये थोड़ी देर में समझ आएगा। दरअसल 1725 के आसपास इस दक्कन की राजधानी हैदराबाद को बना दिया गया था, दक्कन राज्य की राजधानी। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी मैं दक्कन बोल रहा हूं तो इसका मतलब ध्यान रखना, मैं हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। समझ गए बात को? तो दक्कन जो है वहां पर शुरुआत होती है इस समय पे। नए दक्कन एक राज्य था जो आता तो मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था। किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? मुगल। परंतु मुगल को यहां से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। मुगलों को यहां से बस राजस्व चाहिए था। राजस्व चाहिए था का मतलब है मुगलों को बस यहां से क्या चाहिए था? टैक्स चाहिए था। समझ रहे हो बात? बाकी मुगलों को दक्कन से कोई विशेष मतलब नहीं था। अब जो दक्कन राज्य है, उस दक्कन राज्य में अगर हम बात हैदराबाद की करें, तो कहा जाता है कि इस हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक हुआ, इस हैदराबाद का राज्य का जो संस्थापक हुआ, उस संस्थापक का नाम है चिनकिली खां। क्या नाम है? चिनकिली खां। चिनकिली खां। चिनकिली खां इस राज्य का संस्थापक हुआ। इस चिनकिली खां का एक और नाम भी है। इस चिनकिली खां को ही हम लोग जानते हैं निजाम उल मुल्क। थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो। इसी चिनकिली खां को हम जानते हैं निजाम उल मुल्क, मुल्क आसफ जहां के नाम से। किस नाम से जानते हैं? निजाम उल मुल्क आसफ जहां। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि चिनकिली खां तो इसका नाम था, निजाम उल मुल्क आसफ खां इसकी टाइटल थी। समझ रहे हो? जो इसको उपाधि मिली हुई थी। समझ रहे हो? ये इसकी उपाधि हो गई। और इस हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन हो गया? चिनकिली खां हो। दरअसल कहानी क्या है? तो कहानी ये है
कि मुगल शासक उत्तरवर्ती काल में औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद का जो मुगल काल है, उस उत्तरवर्ती मुगल काल में एक राजा हुआ जिसका नाम था फर्रुखसियर। इसके बारे में कल भी शायद डिस्कस किया था हमने, है ना। फर्रुखसियर नाम का एक राजा हुआ। ये जो फर्रुखसियर नाम का राजा हुआ, दरअसल इसका जो शासन काल है वो रहा 1713 से लेकर के और 1719 तक। कब तक रहा? 1719। तो अभी भारत का जो राजा है मुगलों में, वो कौन सा राजा है? फर्रुखसियर। 1713 से लेकर के और 1719 तक। तो इसी फर्रुखसियर ने क्या किया, इसने लगभग 1717 ईस्वी के आसपास, 1717 ईस्वी के आसपास इसने चिनकिली खां को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दक्कन के राज्य का संस्थापक कह रहे हैं, इसी चिनकिली खां को यहां पे 1717 ईस्वी के आसपास फर्रुखसियर ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। किसका सूबेदार नियुक्त किया? दक्कन का। दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो अगर तुमको पूछेगा कि चिनकिली खां को दक्कन का सूबेदार कब बनाया गया था, तो 1717 ईस्वी में। और सूबेदार बनाने वाला राजा कौन था? फर्रुखसियर, जो मुगल राजा था उस समय पे, है ना। तो इसने सूबेदार बनाया था दक्षिण में, 6 राज्यों का सूबेदार बना दिया था। किसको? चिनकिली खां को। जहां तक का क्षेत्र मुगलों ने जीता था। और मुगलों ने कहां तक का क्षेत्र जीता था? अकबर के समय हमने सैन्य अभियान पढ़े थे ना, तो अकबर ने दक्षिण तक के क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, तो लगभग दक्षिण तक के क्षेत्रों को अकबर ने जीता था। इसको 6 प्रांतों का दक्षिण में सूबेदार बना दिया। इसके बाद इसको वापस बुलाया गया, मालवा का सूबेदार इसको इसके बाद बनाया गया, परंतु ये मालवा से पुनः वापस आया और दोबारा से दक्कन का सूबेदार बना। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि चिनकिली खां दक्कन के अलावा और किस स्थान का सूबेदार था, तो तब ध्यान रखना है कि वो मालवा का भी सूबेदार रहा था, वरना मेनली इसका संबंध कौन सी जगह से है? तो इसका संबंध जो है वो दक्कन से है। मालवा से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली फाइनली ये राजा जो सूबेदार बना था वो कहां का बना था? दक्कन का बना था। लगभग 1719 के आसपास जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद परिस्थितियां बदलना शुरू होती है। चिनकिली खां को दक्षिण का सूबेदार फर्रुखसियर ने बनाया था, अब फर्रुखसियर ही चले जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, तो फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद 1722 ईस्वी के आसपास इस समय मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इस समय पे मुगल बादशाह था। ठीक है, 1722 ईस्वी में यही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इस चिनकिली खां को, किसको? चिनकिली खां को अपना वजीर नियुक्त कर देता है। क्या नियुक्त कर देता है? वजीर। चिनकिली खां को क्या बना दिया? अपना वजीर बना। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रमुख सेनापति बना दिया एक प्रकार से, है ना। तो अभी राजा कौन बन गया है? राजा बन गया है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह ने इसको दक्कन से बुलाया वापस। दक्कन यानी साउथ वाले हिस्से से। दक्कन समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अगर देखो थोड़ा सा स्थिति में नक्शे के अनुसार समझा दूं तो मैं कहूंगा ये वाला प्रदेश किसका प्रदेश है? दक्कन का प्रदेश। समझ रहे हो बात को? और यहाँ ऊपर जो है कहीं यहाँ मध्य उत्तर भारत में है दिल्ली। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली। तो यहां से शासन चला रहा है। अभी फर्रुखसियर ने जब शासन चलाया तो इसको दक्कन का सूबेदार बनाया। अभी राजा दिल्ली में कौन आ गया है? मोहम्मद शाह आ गया है। मोहम्मद शाह इसको दक्कन से वापस बुला देगा और क्या बना देगा? अपना वजीर बना। तो चिनकिली खां को वजीर बना दिया मोहम्मद शाह ने। अब समस्याएं कहां उत्पन्न होना शुरू हुई कि जैसे ही इसको दक्कन से वापस बुलाया जाता है और दिल्ली का सूबेदार बनाया जाता है, तो ऑब्वियस था कि इस समय पे दक्कन में किसी ना किसी सूबेदार को नियुक्त करना ही था, क्योंकि बिना सूबेदार के सूबे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो दक्कन का इतना बड़ा जो सूबा था जिसको चिनकिली खां ने संभाल करके रखा था, क्योंकि ये इस समय वजीर बन गया था, तो उसी दक्कन के अंदर दूसरे सूबेदार की नियुक्ति होती है इसी समय पे, और वो दूसरा सूबेदार था मुबारिस खान। क्या नाम था? मुबारिस खान। मुबारिस खान इस समय पे दक्कन का सूबेदार बन जाता है जब चिनकिली खां को क्या बनाया जाता है? वजीर बनाया जाता है। जब चिनकिली खां वजीर बना तो उस समय दक्कन का प्रशासन किसने संभाला था? मुबारिस खान ने संभाला था। समझ गए बात को? अब चिनकिली खां जैसे ही उत्तर भारत गया, तो जैसे उसने सोचा था कि राजा का वजीर बनूंगा, राजा का पूरा प्रशासन संभालूंगा, एक सूबा ही क्यों संभालूंगा, है ना, राजा का पूरा क्षेत्र संभालूंगा। लेकिन उत्तर भारत जाकर के उसे अपने फैसले पर भी बड़ी ग्लानि उसको होती है। उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैंने गलत फैसला ले लिया। गलत फैसला क्यों ले लिया?
तो चिनकली खां के उत्तर भारत में बड़े सारे विरोधी थे, बहुत सारे विरोधी थे, और इस वजह से जो दक्कन का क्षेत्र था वो उसके लिए सुकून भरा था, वहां उसको परेशान करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उत्तर भारत में जब वो राजा का वजीर बना तो वहां उसके कई सारे विरोधी थे, उन विरोधियों ने इस समय पे उसको परेशान करना शुरू कर दिया। और जब वो लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं तो वो इस परेशानी से बड़ा तंग हो जाता है। तंग होकर के, थक हार करके, राजा भी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता था मोहम्मद शाह, और इन्हीं सारी समस्याओं के कारण उसने मुगल दरबार छोड़ा। और 1722 के बाद अगले ही वर्ष 1723 में चिनकली खां रवाना हुआ दक्षिण के लिए। वापस कौन सी जगह के लिए? दक्कन के लिए। ये वापस अपने दक्कन में आना चाहता है, दक्कन का वापस सूबेदार बनना चाहता है। अब परिस्थितियों को समझो, देखो परिस्थितियों को अगर हम ठीक से देखें तो इतना हम सभी लोग जानते हैं कि दक्कन में पहले से सूबेदार है, चिनकली खां भी कहां आ रहा है? दक्कन आ रहा है। जो निश्चित है वो ये है कि अब इन दोनों के बीच में एक मतभेद होगा, एक युद्ध की स्थिति बनेगी। ये बोलेगा भाई सूबेदार तो मैं हूं, ये बोलेगा तू तो, तेरे को तो वजीर बना दिया था, सूबेदार तो मेरे को बनाया गया है ना। तो अब क्या होगा? दोनों के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनेगी। जैसा युद्ध होना तय ही था उस हिसाब से एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है सुकरखेड़ा का युद्ध। क्या बोला जाता है? सुकरखेड़ा का युद्ध। ये जो सुकरखेड़ा का युद्ध है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि ये युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 11 अक्टूबर 1724 सुकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। ये सुकरखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। एक व्यक्ति इसके अंतर्गत सुकरखेड़ा के युद्ध में एक व्यक्ति कौन हुआ? तो एक व्यक्ति था चिनकली खां। कौन था? चिनकली खां। चिनकली खां, या मैं इसको निजाम उल मुल्क भी लिख सकता हूं ना, है ना? क्या लिख सकता हूं? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क इसी का तो नाम है, निजाम उल मुल्क आसफ खां, या फिर मैं इसी को क्या बोल सकता हूं? चिनकली खां कह सकता हूं। तो एक तरफ तो था ये, समझ रहे हो, और दूसरी तरफ कौन था? मुबारिस खां। तो मुबारिस खां दूसरी तरफ है। अब इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में जैसे ही भारत के उस समय के राजा मोहम्मद शाह को पता चलता है कि चिनकली खां अब युद्ध करने वाला है, उस समय दक्कन के सूबेदार मुबारिस खां से, तो मोहम्मद शाह उस समय मुबारिस खां को आदेश दे देता है कि तुम युद्ध करो, मुगल सेना तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन चिनकली खां इतना आक्रामक तरीके से युद्ध करता है कि इस युद्ध में परास्त कर देता है किसको? मुबारिस खां को। और उस समय भारत का राजा मोहम्मद शाह भी बस देखता देखता रह गया था, उसने कुछ कर नहीं पाया वो इस समय पे। और जब वो इस समय कुछ नहीं कर पाता है तो मजबूरन मोहम्मद शाह को भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि दक्कन का जो सूबेदार होगा वो निजाम उल मुल्क या चिनकली खां ही होगा। अब अगर तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो क्या बोलना है? 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीत गया था? तो इस युद्ध में विजयी रहा था चिनकली खां। इतना क्लियर है? कौन विजयी रहा था इस युद्ध में? चिनकली खां। और इस युद्ध में कौन परास्त हो गया था? तो इस युद्ध में परास्त हो गया था मुबारिस खां। आई बात समझ में? ये इस युद्ध के अंदर परास्त हो जाता है। जब परास्त हो जाता है तो अब वापस से पुनः दक्कन का सूबेदार कौन बन गया? चिनकली खां बन गया। दक्कन का अंततः दक्कन का सूबेदार कौन हुआ? चिनकली खां। यही चिनकली खां 1725 में, कब? 1725 में इस दक्कन की परमानेंट राजधानी घोषित कर देता है हैदराबाद को। किसको कर देता है? हैदराबाद। यानी जो दक्कन सूबा था उस दक्कन की परमानेंट राजधानी किसको घोषित कर देता है? हैदराबाद। इस वाले नक्शे से तुम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहां हमारे पास एक नक्शा है, इस नक्शे से अगर थोड़ा सा ध्यान से बात को समझें तो देखो यहां पे तुमको एक प्रदेश दिखेगा दक्षिण में, जिसको हम कहते हैं दक्कन प्रदेश। ये लिखा हुआ है ना, कौन सा प्रदेश है ये? दक्कन प्रदेश। समझ रहे हो बात को? और इसी दक्कन में यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा क्षेत्र है? हैदराबाद का क्षेत्र। उसी समय का नक्शा है। तो दक्कन की राजधानी दिल्ली ये रहा, है ना? दिल्ली में अभी कौन राजा है? मोहम्मद शाह राजा है। और दक्कन ये है, और इसके बगल पे ही कौन सा क्षेत्र है? हैदराबाद का क्षेत्र है। तो इस दक्कन और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो सूबे का नाम तो दक्कन था। सूबे का नाम क्या था? दक्कन। जहां का सूबेदार कौन है? चिनकली खां। और अब वो इस दक्कन सूबे की परमानेंट राजधानी किसको घोषित कर देता है? हैदराबाद। मैं तुमसे इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं
क्योंकि एक बात को समझना, एक टॉपिक आएगा हमारे पास स्वाधीनता के बाद का भारत, जिसकी हमने पॉलिटी में भी चर्चा की थी। मैंने कहा था सिलेबस की बात करें तो स्वाधीनता के बाद का भारत एक टॉपिक है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था 2019 में, जो बिल आया था लोकसभा में, आर्टिकल 375 और 35A वाला, 370 और 35A, सॉरी, ये बिल आया था लोकसभा में, है ना। 5 अगस्त 2019 को ये पास हो पाया था। ये जो बिल था ये जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों को समाप्त करने से संबंधित बिल था, जो 2019 में सरकार लेकर के आई थी संसद के सामने। इस बिल को लेकर के काफी सारे लोगों ने ये आरोप भी लगाए थे कि इस बिल की कार्यवाही जो है वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हुई नहीं है। पर खैर, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं राजनीति में। मूल बात यह है कि इसी आर्टिकल 370 और 35A, जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन थे, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स थे, वो स्पेशल राइट्स हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे कि जब उसका हम हिस्ट्री को टटोलेंगे, क्यों इतना मुश्किल था 35A और 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, तो हमें वहां पर एक चीज समझ आएगी कि जब भारतीय राजाओं के बीच में जब भारत का विभाजन हुआ, तो तब भारतीय राजाओं को कहा गया कि जो राजा भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, और जो राजा पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए। तो लगभग लगभग सारी रियासतों को पटेल जो है वो मैनेज कर चुके थे। कुछ 2-3 रियासतें रह गई थी, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी, उसको लेकर के बड़ा विवाद रहा, लंबे समय तक रहा। और एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने भी ये कह दिया था कि वो किस में शामिल हो जाएंगे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, जो संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? एक बात समझो कि अगर पाकिस्तान इस भूमि पर बना है, यहां से अगर यहां आना है हैदराबाद, तो ये तो संभव नहीं है ना कि अगर हैदराबाद का निजाम कहेगा कि मैं ये क्षेत्र पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। नक्शे से ही संभव नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से ही संभव नहीं है। कैसे मिल जाएगा? हैदराबाद तो पाकिस्तान में मिल ही नहीं सकता। तो हैदराबाद को भारत में रखने के लिए एक मिशन चलाया गया था यहाँ पे, ऑपरेशन पोलो करके। हम आगे पढ़ेंगे संविधान में, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन आएगा किस ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद के जनमत संग्रह से संबंधित है, हैदराबाद को भारतीय रियासत में सम्मिलित करने से संबंधित है। ठीक है, आगे समझ आएगी वो बात। इसलिए यहां तक की बातों को ठीक से ध्यान रख लेना। मैंने कहा कि 1725 में दक्कन की राजधानी कौन सी जगह बना दी जाती है? हैदराबाद को बना दिया जाता है। ठीक है, इसी चिनकली खां के द्वारा या इसी निजामुल मुल्क के द्वारा यह राजधानी यहां पे बनाई गई थी। इतिहास में वर्णन मिलता है कि ये जो चिनकली खां था, इसने अपना एक दीवान भी नियुक्त किया था। इसने अपना एक दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था पूरनचंद उपाध्याय, पूरनचंद दीनानाथ। क्या नाम था? पूरनचंद दीनानाथ। तो कहा जाता है कि इसका एक हिंदू दीवान था जिसका नाम क्या था? पूरनचंद दीनानाथ। तो इससे यह भी समझ आता था कि इसको इन चीजों से विशेष फर्क नहीं पड़ता था। इसके दरबार में हिंदू दरबारियों का भी प्रतिशत रहता था, हिंदू दरबारियों की भी सहभागिता रहती थी। अगर पूछ लिया जाए कि दक्कन के निजाम उल मुल्क के द्वारा किसे अपना हिंदू दीवान नियुक्त किया गया था, तो किसको नियुक्त किया गया था? पूरनचंद दीनानाथ को नियुक्त किया गया था, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, यहां तक की बात हम ठीक ठाक स्थिति में समझते हैं। दरअसल क्या था कि जब भी हम लोग इस इतिहास को देखेंगे तो इस दौर में हमारे पास अगला जो पेज खुलेगा इतिहास का, वो कुछ ऐसे खुलेगा कि 1721 से और 1727 के आसपास। जब हम लोग देखते हैं कि 1721 से और 1727 के आसपास ये जो समय रहा, इस समय पे हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था और जो मराठा राज्य था, कौन सा राज्य था? मराठा राज्य। इन दोनों के संबंध बड़े मधुर रहते हैं। इन दोनों के संबंध कैसे थे? मधुर संबंध थे, यानी इनके बीच में ठीक ठाक बनती थी। बल्कि मैंने जो पीछे एक युद्ध बड़ा बताया था, सुकरखेड़ा का युद्ध, उस सुकरखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने मदद भी की थी चिनकली खां की। समझ रहे हो बात को? इनके संबंध अच्छे थे, मतलब निजाम, हैदराबाद का निजाम और मराठा शक्ति जो उस समय उभरी रही थी, तो वो दोनों शक्तियां आगे पढ़ेंगे हम। मराठा शक्तियों को भी, सिख राज्यों को भी, बंगाल का उदय वगैरह सारे राज्यों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा।
मैंने बताया कि निजाम और मराठाओं के बीच के जो संबंध थे वो मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे। 1721 से 1727 ईस्वी के आसपास की अगर हम बात करें तो ये संबंध अच्छे रहते हैं, परंतु किसी कारणवश 1728 के आसपास निजाम और मराठाओं के बीच का जो संबंध है उनमें अंतर देखने को मिलता है। इनके बीच का संवाद कमजोर पड़ने लगता है और 1728 में इन्हीं कारणों की वजह से हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच में एक युद्ध होता है। ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध को हम मराठा राज्य में भी पढ़ेंगे, परंतु मैं यहां पर इस युद्ध को विशेष तरीके से बताना चाहता हूं क्योंकि पिछले एक पीसीएस के पेपर में ही ये प्रश्न आया था कि पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब 1727 तक ये जो बड़े अच्छे संबंध थे ये किसी कारणवश 1728 के आसपास आकर के बड़े खराब हो जाते हैं। तो मार्च 1728 में एक युद्ध होता है मराठा और निजाम के बीच में। ये जो युद्ध हुआ था मराठा और निजाम के बीच में, इस युद्ध को कहेंगे पालखेड़ा का युद्ध। क्या बोलेंगे? पालखेड़ा का युद्ध। अब जो ये पालखेड़ा का युद्ध है, ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैंने कहा कि भाई इस युद्ध में एक तरफ तो था निजाम, वहीं दूसरी ओर कौन थे? मराठा थे। अब मराठा में भी कौन थे? तो बाजीराव थे। कौन थे? बाजीराव। अब इनके बीच में जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? बाजीराव जीत जाते हैं। ये मराठा इस युद्ध में विजित रहते हैं, ये इस युद्ध को आसानी से जीत जाते हैं। बात समझ आई? मराठा इस युद्ध को जीत जाते हैं, पालखेड़ा का युद्ध। और पालखेड़ा का युद्ध मार्च 1728 में निजाम यानी हैदराबाद के निजाम और दूसरा किसके बीच में हुआ था? मराठाओं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को आसानी से कौन जीत जाता है? तो मराठा जीत जाते हैं। इस युद्ध को बाजीराव जीत जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप हमारे पास एक संधि देखने को मिलती है दोनों के बीच में, निजाम के बीच में भी और मराठाओं के बीच में भी एक संधि हुई। इस संधि को कहते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। एक एक संधि, एक एक युद्ध बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। समझ रहे हो बात को? इस संधि को हम लोग नाम देते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। क्या बोल देते हैं? मुंशी शिवगांव की संधि। जब हम इस संधि की बात करेंगे तो युद्ध कौन हारा था इस समय पे? युद्ध हारा था निजाम, और इसीलिए संधि की ज्यादा शर्तें कौन स्वीकार करेगा? निजाम स्वीकार करेगा। ऑब्वियस बात है ना? निजाम युद्ध हार गया तो अब मराठा जो बोलेंगे स्वीकार करना पड़ेगा, है कि नहीं है? नहीं तो मराठा क्षेत्रीय ले लेंगे इस समय पे दक्कन का। तो भाई इतना था कि संधि की शर्तों के तहत जो जो मराठा कह रहे हैं वो सब मानना पड़ेगा। तो निजाम को एक दो शर्तें और भी दी, परंतु इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो हमें हमेशा याद रखनी है कि इस समय हैदराबाद के निजाम ने मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया। मराठाओं के द्वारा एक कर लिया जाता था चौथ कर। कौन सा कर लिया जाता था? चौथ कर। हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया कि वो दक्षिण के राज्यों का जो चौथ कर है वो मराठाओं को पे करेगा, मराठाओं को देगा। समझ रहे हो बात को? यानी ये जो चौथ नाम का टैक्स मराठा वसूला करते थे, इस टैक्स को निजाम जो है वो स्वीकार कर लेता है कि वो मराठाओं को देगा। एक दूसरा टैक्स भी मराठाओं ने इस समय निजाम पर लगाया। ये दो टैक्स मराठाओं के समय पे बड़े महत्वपूर्ण थे, ध्यान रखेंगे। एक तो सरदेशमुखी टैक्स हो गया और दूसरा कौन सा टैक्स हो गया? चौथ कर हो गया, चौथ टैक्स हो गया। इन दोनों टैक्स को देना निजाम ने स्वीकार किया कि वो इन दोनों के दोनों टैक्स को देगा। समझ रहे हो बात को? फाइनली मराठाओं को टैक्स देने लग रहा है। राज्य की स्थिति तुम समझ पा रहे होंगे, राज्य मुगलों के अधीन का राज्य है, टैक्स अपने आप से दे रहा है, मुगलों को भी नजराना देता है क्योंकि मुगलों का राज्य है हैदराबाद, मुगलों के अधीन का राज्य था। भैया दक्कन का सूबेदार तो मुगलों ने ही बनाया था ना इन सबको, और ये लोग तो थे कैसे ना कैसे मुगलों के ही सूबेदार के रूप में शासन कर रहे थे यहाँ पे। इसलिए मुगल राजाओं को नजराना देना इनके लिए जरूरी था और देते भी थे ये लोग, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बराबर नजराना भेजता रहा। नजराना मतलब कुछ टैक्स देना पड़ता था जिसके बदले मतलब यहाँ पे ये लोग सूबेदार के रूप में शासन कर सकें। ये लोग टैक्स वसूलते भी थे इन क्षेत्रों से।
अब जो ये लोग टैक्स वसूल रहे हैं, उस टैक्स का ये आधा हिस्सा औरंगजेब के बाद के जो शासक, जो भी इस समय राजा था, जैसे मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर, इन सबको दिया करते थे, और आधा कुछ टैक्स का हिस्सा इनको देना पड़ता था मराठाओं को। जैसे चौथ कर कब से, तो 1728 के बाद से। ये जो संधि है ये 1728 में ही हुई थी। इस युद्ध के बाद इन दो चीजों का ध्यान रखना है हमारे पास। एक तो ये युद्ध पूछ लिया जाएगा, तो एक तो कौन सा युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध, और एक कौन सी संधि हुई थी इस पालखेड़ा के युद्ध के बाद, मुंशी शिवगांव की संधि। ऊपर भी मैंने तुम्हें कुछ युद्ध बताए थे, जैसे मैंने यहाँ पे एक युद्ध बताया था सुकरखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा का युद्ध मुबारिश खान और चिनकली खां या निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है, युद्ध वगैरह होने तक, यहाँ की इन परिस्थितियों तक हम लोग चीजों को समझते हुए चलते हैं, तो आगे कुछ बहुत बड़ी बातें इस साम्राज्य में नहीं आती है। इस साम्राज्य में हमें आगे देखने को मिलता है कि 21 मई 1748 के दिन, 21 मई 1748 के दिन 1748 में हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम उल मुल्क या चिनकली खां है ना, निजाम उल मुल्क, इसकी हो जाती है मृत्यु। ये मृत्यु आकस्मिक थी, कोई किसी ने हमला वगैरह नहीं किया था इस पर, इसके आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। समझ गए बात को। अब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है इस समय पे, तो मृत्यु होने के बाद अब क्या चाहिए, अब चाहिए हैदराबाद के निजाम का उत्तराधिकारी, जो राजतंत्र में होता ही था, है ना। और उत्तराधिकारी सामान्यतः कौन होता था, तो उत्तराधिकारी सामान्यतः राजा का बेटा या निजाम का बेटा होगा, है ना। तो इस समय पे निजाम का जो बेटा था, उसके बेटे का नाम, यानी निजाम उल मुल्क का जो बेटा था, इसके बेटे का नाम था नासिर जंग। क्या नाम था, नासिर जंग। नासिर जंग इसका पुत्र था, ठीक है भाई यहाँ पे। और इसका एक पोता था, जिसका यहाँ पे हमको वर्णन मिलता है, कुछ कुछ ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है कि इसका पोता था, जिसका नाम था मुजफ्फर खां, है ना। इसका नाम था मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां इसका पोता था। तो जैसे ही निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है, तो नासिर जंग और मुजफ्फर खां, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होना शुरू हो जाता है। एक कहता है कि अगला निजाम मैं बनूंगा, तो दूसरा कहता है अगला निजाम मैं बनूंगा। मतलब यहाँ पे नासिर जंग वो कह रहा है कि भाई रियासत तो मेरे पिताजी की है, मैं बनूंगा, है ना। और पोता कह रहा है कि नहीं, तू क्यों बनेगा, तू तो योग्य ही नहीं है इस रियासत के, कौन बनेगा यहाँ का उत्तराधिकारी, मैं बनूंगा। अब जब ये बात आ जाती है कि बेटा पोता एक ही परिवार के बीच लड़ाई होने लग जाती है, तो इसी लड़ाई का फायदा इस समय पे भारत में मौजूद दो यूरोपीय शक्तियां इनके बीच घुस करके निकलती हैं। एक शक्ति है अंग्रेज और एक शक्ति है फ्रांसीसी। कौन सी शक्ति है, फ्रांसीसी। ये हमने कल पढ़ा ना, दोनों के दोनों आपसी राजनीतिक मामलों में कूद जाते थे, हैदराबाद और कर्नाटक के मामलों में, है ना। अब ये उत्तराधिकार के मामलों में कूद गए अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब अंग्रेज एक को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज, और पोते को सपोर्ट कर रहे हैं कौन, फ्रांसीसी। तो अल्टीमेटली अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने यहां अपने राजनीतिक जाल बिछा दिए। फाइनली लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे एक संधि आती है, जिसको हम सहायक संधि कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उस संधि के बारे में। भारत का वायसराय लॉर्ड वेलेजली एक संधि लेकर के आता है। वेलेजली के द्वारा लाई गई संधि थी सहायक संधि। कौन सी संधि थी, सहायक संधि। इस सहायक संधि की शर्तों के तहत, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस सहायक संधि की शर्तों के तहत शामिल कर दिया जाता है, इस उत्तराधिकार के युद्ध का जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो सहायक संधि के तहत ये जो हैदराबाद था, वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में आ गया। कैसे आ गया, तो वेलेजली की सहायक संधि क्या कहती थी, कहती थी कि जिस राजा के क्षेत्र पर यह सहायक संधि लागू होगी, यानी जिस राजा पर हम ये सहायक संधि अप्लाई करेंगे, वो राजा अपनी आर्मी भी नहीं रख सकता है, अपनी सेना भी वो राजा नहीं रख सकता है। दूसरा, वो राजा टैक्स वगैरह कुछ नहीं वसूल सकता, उसका एरिया हम कैप्चर कर। तो आगे सहायक संधि पढ़ेंगे फिर समझ आएगा। अंततः हैदराबाद राज्य किस तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आया, तो यहां तक की बात समझ आ गई होगी। यह था हैदराबाद राज्य का उदय, और सहायक संधि के द्वारा, वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद किस में आ गया था,
अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में आ गया, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, जो सभी राज्यों का आगे चल के हश्र होगा ही, है ना। धीरे धीरे सभी राज्य आएंगे अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में। तो पहला राज्य यहां पर हमने जो पढ़ा जो अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में आया, वो राज्य कौन था? हैदराबाद राज्य। बनने से लेकर के और अंग्रेजों के पास आने तक का इतिहास हमने देखा। एक बार अगर मैं इन चीजों को रिवाइज करवाता हुआ चलूं, तो मैंने कहा था शुरुआत में, देखो हैदराबाद और बंगाल राज्यों का उदय में, कि मुगलों का जब विघटन हो जाता है लगभग 1707 के बाद, मुगल शक्ति कमजोर होने लगती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो कुछ नए राज्य बने। एक तो वो राज्य थे जो मुगलों के ही क्षेत्राधिकार में आते थे, पर मुगलों का उन पर विशेष वर्चस्व नहीं होता था, सूबेदारी वहां सब कुछ देख रहा होता था। ऐसे राज्यों को हमने कहा उत्तराधिकारी राज्य, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन क्षेत्रों में मुगलों का अधिकार हुआ करता था। दूसरे थे स्वतंत्र राज्य, जैसे मैसूर, केरल, राजपूताना, यहां से मुगलों का कोई लेना देना नहीं था। तीसरे थे नए राज्य, जैसे मराठा हो गया, पंजाब हो गया, जाटों का राज्य हो गया, भरतपुर राज्य जिसकी मैंने बात की, ठीक है ना। तो ये नए राज्य थे। मैंने कहा कि दक्षिण भारत में भी हम सबसे पहले जिस नए राज्य का उदय पढ़ेंगे, वो सबसे पहला राज्य कौन सा है? दक्कन। दक्कन का जो राज्य है, इस दक्कन के राज्य की हमने चर्चा की। हमने कहा कि दक्कन का मुख्यालय मेनली कौन सी जगह रहता है? हैदराबाद। और इस हैदराबाद का संस्थापक कौन हुआ? चिनकिली खां। चिनकिली खां कैसे हैदराबाद का संस्थापक बना? तो जो फर्रुखसियर मुगल राजा था उस समय पे 1713 से 1719 तक, इसने 1717 ईस्वी के आसपास चिनकिली खां को बना दिया था दक्कन का सूबेदार। और दक्कन का सूबेदार बना दिया तो इस वजह से वो दक्कन में अपना एक वर्चस्व बना लेता है। और आगे चल करके 1722 में मोहम्मद शाह इसको दक्कन से वापस बुलाता है। फिर जब ये मुगल दरबार में वजीर के रूप में बहुत लंबा काम नहीं करता है, तो वापस से कहाँ आ जाता है? दक्कन आ जाता है। फिर यहाँ पर एक युद्ध पढ़ा था हमने, सुकरखेड़ा का युद्ध, जो बट ऑब्वियस था कि होना ही था, है ना। तो वो किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो चिनकिली खां, निजाम उल मुल्क, या और दूसरा मुबारिज खां। और इसमें कौन जीत जाता है? चिनकिली खां जीत। तो इस प्रकार हमारे पास एक राज्य बना, जिस राज्य को हमने क्या कहा? हैदराबाद राज्य। हैदराबाद मतलब दक्कन राज्य, और इसकी राजधानी हैदराबाद 1725 में बनी, ठीक है। आगे उत्तराधिकार के युद्ध का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंततः वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा यह हैदराबाद किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? मुगलों के अधिकार क्षेत्र, ठीक, सॉरी, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। मुगलों का तो अब समापन ही हो जाएगा, है ना। 1857 की क्रांति तक अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो जफर को यहां से ले गए थे और उन्हें रंगून में दफनाया गया था। पहले म्यांमार की राजधानी रंगून थी, बर्मा, है ना, वहां उन्हें दफनाया गया था। ये 1857 की क्रांति में हम पढ़ेंगे। रंगून में उनके मकबरे पर लिखा भी है ऐसा कुछ शायद कि कितना बदनसीब निकला जफर कफन के लिए कि 2 गज जमी भी न मिली दफन के लिए। मतलब जिस देश में हमेशा शासन किया उस देश में उन्हें 2 गज जमीन कब्र के लिए भी नहीं मिली। अंत में अंग्रेज उनकी कब्र कहाँ बनाते हैं? रंगून में उनको दफनाया गया, म्यांमार में। समझ रहे हो बात? म्यांमार उस समय भारत का ही हिस्सा था, लेकिन वो उनके राज्य क्षेत्र से बाहर आता था। समझ रहे हो बात को? उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता था। अब इसके बाद अगला राज्य जिसका उदय हुआ, वो अगला राज्य है बंगाल। कौन सा राज्य है? बंगाल। तो बंगाल राज्य मेरे ख्याल से कल पढ़ना ही ठीक होगा, है ना। आज इतना ही काफी है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना क्या क्या चीजें हैं। इससे पहले का जो जो पढ़ा है वो क्लियर है सबको? यहाँ समझ आया? किसी को कोई प्रश्न वगैरह इसमें कुछ पूछना हो, कोई डाउट वगैरह, फटाफट देख लो, एक बार पूछ लो।